नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में अपर पीसीएस की वैकेंसी आ रखी है। 189 इसमें पद आए हुए हैं, जिसके फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। तो जल्दी इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में हम जो इससे पहले आपका यूकेपीएससी द्वारा जो पीसीएस का एग्जाम कराया गया था, प्री का जो पेपर कराया गया था, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं, तो इनमें से कई क्वेश्चंस आगे जो एग्जाम होते हैं उनमें रिपीट हो जाते हैं। और साथ में इससे आपको पेपर का स्तर पता चलेगा, जिससे आप अपने जो तैयारी है उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पैटर्न को समझने में, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। तो इस वीडियो में हम जो 2021 में पीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था, जो जीएस का पेपर हुआ था, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वह जीएस के आधार पे ही बनने वाली है। तो उसका हम यहाँ पे पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। जीएस का जो पेपर था, आपको पता चलेगा कि लेवल कैसा रहता है एग्जाम का। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी पीसीएस का पेपर पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि सवालों का स्तर क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस में मिलती रहे। तो चलिए, आज का जो ये पेपर है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन का ये पेपर रहने वाला है। ए सीरीज का ये पेपर था। 2021 में ये वैकेंसी आई थी, 2022 में पेपर आपका हुआ था। तो देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो आपने बताना था कि इसमें कौन सा देश जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन बी गुआना। गुआना जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आया था सेकंड क्वेश्चन, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है, आप सभी को पता होगा कौन सा है, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो लंबाई है वह लंबाई है आपकी 7000 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये इसमें देखिए 7 देशों से होके गुजरती है। 7 देश कौन कौन से आपके, अर्जेंटीना, चिली, बोलेविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो ये 7 देश हैं। ये भी पूछ सकता है कि कितने देशों से होके गुजरती है, तो 7 देशों से होके गुजरती है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो तीसरा क्वेश्चन आया था, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, नीलगिरी पहाड़ी। तो जहां देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं। देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कई बार परीक्षा में पूछता है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होगा, अनाई है। अनाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की, जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, इसकी हाइट भी याद करना है। अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी, इसकी जो हाइट है 1501 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट की अनाई और पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नांकित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, बेंगुएला। बेंगुएला आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ पे द्वीप पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको पता है ग्रीनलैंड है, आप सभी को पता होगा ग्रीनलैंड है। बट यहाँ पे पूछा है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा आपका जो द्वीप है वह आपका न्यू गिनी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यू गिनी आपका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बात करें कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो महाद्वीप आपको पता ही है कि कौन सा है, एशिया महाद्वीप है।
सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो एशिया महाद्वीप है ये पूरे संसार का देखिए 9% पृथ्वी पृथ्वी का सतह इसमें ही है, केवल एशिया में ही है, तो बहुत बड़ा है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, बोरा और साइबेरिया, 20 का सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो आप सभी को पता होगा पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है आपकी नील नदी। उसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी नदी है तो वह है अमेजोन। तो इसका सही जवाब अमेजोन हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि पानी के मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पानी निर्वहन के मामले में, तो अमेजोन सबसे ज्यादा पानी का प्रभाव रखती है। तो अमेजोन उस कंडीशन में इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पूछा है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो अमेजोन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोलामाइट। देखिए क्वार्टाइज, मार्बल और नाइस ये आपकी कायांतरित चट्टान है, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। क्वार्टाइज, मार्बल और नाइस। डोलामाइट आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालवा। मालवा का पठार है आपका अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में। और देखिए विंध्य और सतपुड़ा की बात करें, विंध्य और सतपुड़ा की बात करें तो इन दोनों के बीच कौन सा पठार है? तो इन दोनों के बीच आपका दक्कन का पठार है। कई बार ये भी पूछा जाता है, दक्कन का पठार है किन किन के बीच? विंध्यांचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच दक्कन का पठार है। तो आपने ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को देखिए विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है भारत में। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए देर का बाष्पा, ऑप्शन बी स्पीति, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्यासी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रावी। रावी जो है वह सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो आपने बताना है कि यह कथन किसने कहा था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपेन। कोपेन ने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? सममंडल को होमोस्फेयर भी कहा जाता है, होमोस्फेयर भी कहा। इसमें देखिए 3 लेयर आती है, सोम मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बट आयन मंडल इसमें नहीं आती है। आयन मंडल इसका पार्ट नहीं, तो आयन मंडल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं, तो आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। सोम मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ये तीनों जो परतें हैं ये आपकी सममंडल का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, अभ्रक के लिए। कोडरमा जो है वह अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं? सभी को पता होगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टील का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा हो जाएगा। माता टीला बांध जो है वह आपका बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 17वां, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखता है? तो ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो देखिए आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो आपको सभी को पता होगा केरला था जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता था, बट केरला इस ऑप्शन में नहीं दिया है।
और सबसे पहले केरला था, फिर आपका केरला, इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु है। तमिलनाडु इन सभी दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता था। सबसे पहले केरला था जिसका लिंगानुपात 1038 था। उसके बाद आपका पुदुचेरी था। पुदुचेरी का जो था लिंगानुपात वह था आपका 1038 था। सॉरी, इसका आपका 1084 था। केरल का 1084 था, पुदुचेरी का 1038 था, वहीं तमिलनाडु का 995 था। तो तीसरे नंबर पे तमिलनाडु ही था। तो सबसे इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु का था। अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात राज्य की बात करें तो हरियाणा था, जिसका लिंगानुपात आपका 877 था। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था। अगर बात करें यूटी की तो यूटी में दमन एंड द्वीप था, दमन एवं द्वीप, जिसका लिंगानुपात 618 था। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्वा द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलंगचोंग। तिलंचोंग लक्वा द्वीप समूह का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, CWG का प्रयोग किया था भारत के विशाल मैदानों की जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए कोपेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? देखिए ये इसी के संबंध में एक वीडियो कल ही बना के डाली गई है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 5 जिले उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? आपका उत्तरकाशी है, आपका पिथौरागढ़ है, चमोली है, उधम सिंह नगर है, और एक आपका उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और एक आपका एक और है आपका, एक और अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 5 आपके राज्य हैं जो उत्तराखंड के 5 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। 2001-2011 की जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा के अल्मोड़ा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो उसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा कि गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1955 में इसकी स्थापना हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र भी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। टोंस नदी को तमसा नदी भी बोला जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद है। तमसा नदी भी पूछ सकता है कि तमसा नदी किसे कहते हैं, तो टोंस नदी को ही तमसा नदी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में आपके 7 जगहों पे सिडकुल है, 7 जगहों पे सिडकुल है, जिसमें से देखिए एक है आपका पंतनगर, पंतनगर में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, आपका कोटद्वार में है, सितारगंज में है, काशीपुर में है। तो 7 जगह में आपका है, बट आपका रुड़की में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रुड़की में आपका सिडकुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो आपने बताना कि खैर किस वन में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। देखिए जो खैर है वो थोड़ा सा ड्राई एरिया में होता है, तो इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं वहां पे ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 26वां क्वेश्चन है,
यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव डैश माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो आप सभी को पता होगा 6 माह के भीतर ये हो जाने चाहिए। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27वां, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो दल बदल का प्रावधान आपको पता है किस अनुसूची में है, वह है आपका 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची आपकी ये कब बनी थी? 52वां जो संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी अधिनियम को ऐड किया गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखिए लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में से आपके 15 आपके लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 15 यानी कि लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं लोक लेखा समिति में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी समिति होती है आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपकी सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य की घोषणा की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को जनगणना का हिंदी प्रारूप को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष यहाँ से आपसे पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी जो थे वह भारत के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे प्रथम। वर्तमान में अगर हम पूछेंगे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में मनोज सिन्हा है। वर्तमान में मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख है ये कब यूटी बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित राज्य बने थे, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। और 370 कब हटी थी? आपके 5 अगस्त 2019 को आपकी जो धारा 370 आर्टिकल 370 था उसको हटाया गया था। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां अच्छा क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्री। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेवाओं के प्रमुख होते हैं वह किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो वह भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार होते हैं। अगर हम बात करें प्रथम सीडीएस, तो प्रथम सीडीएस आपको पता होगा विपिन रावत जी थे। अब वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में आपके जो सीडीएस हैं कौन है, वह है आपके अनिल चौहान। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनिल चौहान जी हैं वर्तमान में आपके सीडीएस। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये परीक्षा में पूछ लेते हैं कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपने बताना जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था एक मौलिक अधिकार था, बट उसको संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना के एक धारा ऐड कर दी गई थी एक आर्टिकल ऐड किया था 300A। तो 300A के अंतर्गत अब जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के गृह मंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 37वां है। आपने इसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन आपने करना है। तो यहाँ पे एक तरफ आपको राज्य के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्यसभा की सीटें इसमें दे रखी हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड में देखिए, झारखंड में आपकी 6 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं आपके उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी 5 सीटें हैं और पंजाब में आपकी 7 सीटें हैं राज्यसभा की। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां। भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में। 1986 में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम भारत में आयोजित किया गया था। तो सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की जो स्थापना थी वे आपकी 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क में देखिए वर्तमान में 8 इसमें देश हैं। 8 देश कौन कौन से आपके? एक है आपका अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां आपका पाकिस्तान, आठवां आपका श्रीलंका। तो ये 8 देश सार्क देश में सम्मिलित हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कई बार इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, कई बार आपसे मिलान करने को आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सार्क में सम्मिलित नहीं है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं, 39वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 102वां संविधान संशोधन जो है वो आपका जो भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं ओबीसी, उनके लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद की बात की गई तो राज्य विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, जिसमें देखिए हर 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3 व्यक्ति इसमें सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्य में वर्तमान में राज्य विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। कौन कौन से आपके? एक है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका तेलंगाना, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा आपका बिहार, पांचवा आपका महाराष्ट्र और छठा आपका कर्नाटक। तो ये आपके 6 राज्य हैं जिनमें आप वर्तमान में विधान परिषद है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 41। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत ने पहले प्रयोग यानी कि नो फर्स्ट यूज की नाभिकीय नीति अपनाई है। जब ये नीति अपनाई थी तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? वह थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है। 43 केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष
हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2005 में हुई थी केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था आपका 1981 में। आपने याद रखना है, 1981 में बना था वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45वां। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या थी? तो किस समय आपने, किस सत्र में आपने बताना है कि महिला सांसद की संख्या न्यूनतम रही थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977। 1977 में महिलाओं सांसद की संख्या न्यूनतम थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये अस्तित्व में कब आया था? 2007 में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस स्थिति में अस्तित्व में आया था? तो इसमें आपसे पूछा कि किस स्थिति में अस्तित्व में आया था। तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। सभी को पता होगा कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49वां। 49 निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और अगला क्वेश्चन, औपनिवेशक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो आपने बताना है राजस्व पुलिस प्रणाली को किस कमिश्नर ने लागू किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने राजस्व पुलिस की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। आगे, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स आपका क्या होता है? विदेशी विनिमय लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो भारत में जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका जो बाजार होता है उसको कौन विनियमित करता है, यह आपने बताना है। तो उसको विनियमित कौन करता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। तो इसके द्वारा यह विनियमित होता है कृषि उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंध के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक वैधानिक निकाय है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो आपने बताना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में इन निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूंजी बाजार को मजबूत करना इसमें सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 56। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में क्या सही है? तो 56 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, यह सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57वां। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा है, यानी कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही तो दूसरे की तुलना में वह क्या हो रही होगी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा की मूल्य वृद्धि। तो मूल्य की वृद्धि हो रही होगी दूसरे के सापेक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा मुद्रास्फीति बंध पत्र धारकों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों बी और सी, यानी कि एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो ये दोनों चीजें हुई थी 1991 के आर्थिक सुधार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारी को। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो मिशन का जो टारगेट था वह था आपका गेहूं, चावल और दालें, इन सभी के उत्पादन को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो इसका जो था ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, छठी योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कौन सा सही है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस घिसावट व्यय। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके। तो विश्व व्यापार संगठन की कभी कभी आलोचना की जाती है, किस कारण से की जाती है वह आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था आयोग ने। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी? यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसडीआर 2010 में आपके लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव सूचकांक एसडीआई रैंक क्या था? तो आपने उस समय का बताना था कि भारत की क्या रैंक थी उस समय। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी 131 था। अगला, निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2020। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है? तो आगे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, विश्व बैंक से। तो मीगा जो है वो आपका विश्व बैंक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? यानी कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था, ये आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य संवर्धित कर को समाप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? तो ये आपने बताना है कि उत्तराखंड में इनमें से कौन सा संस्थान नहीं है। तो देखिए, सीबीआरआई ये उत्तराखंड में है आपका, ओएनजीसी भी उत्तराखंड में आपका, बीएचईएल भी आपका उत्तराखंड में है, बट आपका एचएएल हेल उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 2005 में। 76वां उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 जिलों में।
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिला सहकारी बैंक। ऑप्शन प्रश्न नंबर 78वां, ये इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर जोहान ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है रामसर स्थल। अगर भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 80 रामसर साइट है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक आपकी रामसर साइट है जो आपका आसन बैराज है। आसन बैराज जो आपका है वह एक आपका एकमात्र उत्तराखंड का रामसर साइट है जो आपका देहरादून में है, डीएडी में है। तो ये इतना पॉइंट में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैककेलन को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में ये सारे करंट अफेयर्स के हैं तो आप अब अपने करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइएगा। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना था। ऑप्शन सी इसका सही है, ग्लासगो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष की का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाकाय पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। भारत वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बताना है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं, सीमा सुदूर संवेदन तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या है? आपने ये बताना है कि झूम क्या है। तो झूम एक प्रकार की कृषि की पद्धति है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। आगे अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वह आप क्या कहलाता है? ये आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक। चालक में देखें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 87वां, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको पता होगा, विटामिन सी के कारण होता है। पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को क्या सॉरी पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है, तरल नाइट्रोजन में इसको संग्रहित किया जाता है, जिसको सेव किया जाता है। आगे, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनस व क्लेबसिला। इसमें आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोग किया जाता है। इन दो जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग करने के। आगे अगला क्वेश्चन, दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, इकोटोन कहा जाता है दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं, ये आपका लॉजिकल गेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। 94 का जो सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 की बात करें तो 95 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग? तो OSI जो मॉडल होता है उसमें आईपी एड्रेस का जो प्रयोग होता है वह किस लेयर में किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्किंग लेयर पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी आपसे पूछा गया तो प्राइमरी मेमोरी रैम होती है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन ए, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश का इसका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक कौन है? आप सभी को पता होगा, कल्याण सिंह रावत जी हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को
तो स्थापित किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर 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 रडार को स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1906 में हुई थी। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए, हिमालयन कस्तूरी मृग के लिए के संरक्षण हेतु। आगे 103वां, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बुरांस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मारिया रेसा दिमित्रा मुर्तोवा को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2001 में इनको प्रदान किया गया था। बात करें अगला क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो ढाका और भारत के किस शहर के बीच ये मिताली एक्सप्रेस चली थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, न्यू जलपाईगुड़ी। 108वां, द वर्ल्ड बिनेथ हिज फीट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुलेला गोपीचंद की है, द वर्ल्ड बिनेथ हिज फीट। आगे बढ़ते हैं, 109वां क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग विथ फायर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारत ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 111वां, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई नई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। तो इन्होंने एक प्लान शुरू किया था, तो उस प्लान का आपने नाम बताना है। तो उसका जो सही जवाब है प्लान बी। प्लान बी जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए ये एक रणनीति अपनाई गई थी जिसका नाम था प्लान बी। आगे बढ़ते हैं, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नोदरबिक अब्दुस्तुर्वो ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 114वां, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, बजरंग पुनिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड को। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो किस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है रानी कमलापति स्टेशन भोपाल को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 119वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 119वां क्वेश्चन भी आपको सुमेलित करना है। इसमें आपने बताना है, एक तरफ आपको कंपनी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको सीईओ दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, यानी कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ट्विटर के आपके पराग अग्रवाल हैं, एडोब के शांतनु नारायण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ
किया था। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर ये आपका एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है, जिसका 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध गंगसार मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपने बताना किस राज्य में, तो पश्चिमी बंगाल में होता है ये गंगसार मेला। आगे, एक निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो उस टाइम का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, द पावर ऑफ द डॉग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ आपको नृत्य दे रखे हैं, एक तरफ आपको राज्य दे रखे, तो आपने बताना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, और कथक आपका उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम आपका केरल से। तो आपने ये याद रखना है, परीक्षा में ये बार ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो इंद्र, इंद्र को सबसे ज्यादा समर्पित है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया? इनकी प्रथम जैन संगीत की आपकी कहाँ आयोजित की गई थी, या जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, ये आपने बताया। तो पाटलिपुत्र में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काकतीय। काकतीय आपका रुद्रमा देवी से संबंधित है। लीलावती के लेखक भास्कर दित्य था। तो आपने बताना है लीलावती के जो लीलावती पुस्तक जो है उसके लेखक जो भास्कर दित्य है वह कौन थे? तो वह आपके थे एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 129वां क्वेश्चन। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पिन हो जाएगा। 130वां क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गधैया गधैया था। 131वां क्वेश्चन है, गधैया क्या था? तो गधैया एक तरह का सिक्का है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और 132, उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेर वंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने कराया था। 134वां क्वेश्चन, मौर्य काल में प्राणायाम था। तो ये क्वेश्चन गलत था, इसको डिलीट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो किस राष्ट्रीय कूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। ये ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 136 हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलिक कफूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था, ये आपने बताना है। तो मलिक अल्तुनिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी? तो खजाइन उल फतू जो रचना पुस्तक थी, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटू का सदस्य नहीं था, यह आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मेहताब खान। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन। जॉन साइमन इसका सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था भारत में। तो आगे बढ़ते हैं, गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमदेव दो भाई थे, किस आंदोलन में के दौरान
शहीद हुए थे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन में हुए थे। अगला क्वेश्चन 144वां, ये भी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। 145वां, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौसानी में किया था। 146वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो भारत संघ में जब टिहरी का जो विलय होता तो उस समय टिहरी का राजा कौन था, ये आपने बताना है। तो उसका उस समय कौन थे? मानवेंद्र शाह जी थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश थे, तो आपने बताना है टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह जी थे। कालू महरा संबंधित था, तो आपने बताना है कि कालू महरा किससे संबंधित था? सभी को पता होगा 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाबर नामा। नेक्स्ट, अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, विश्वत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील था। तो ये था आपका उत्तराखंड पीसीएस द्वारा जो आपका प्री का जो पेपर कराया गया था, अपर पीसीएस का ये आपका पेपर था। इसी पे आपका जो कट ऑफ जो बनी थी इसी पेपर के आधार पे बनी थी। तो यही लेवल इस बार भी रहने वाला। थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इस बार जो आपका पेपर होगा उसमें 1/3 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से आएंगे, यानी कि आपका 150 आपके क्वेश्चन है तो 150 में से 50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पे आएंगे। तो जिसका उत्तराखंड स्ट्रांग रहेगा उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो देखिए, अगर आपका 150 नंबर का, तो अगर आप एक जनरल में तो 100 से 105 के बीच अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आपका इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप टारगेट अपना ये रख के चलिए कि आप 100+ क्वेश्चंस को सही करके आए, जिससे आप इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सके। तो देखिए, ये इस पेपर को सॉल्व कराने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए, आज का जो ये क्लास थी इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।